आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में उनके जो कंसेप्ट छुपा हुआ है वो क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स थोड़ा सा उनकी जो कठिनाई होती है, जो हार्डनेस होती है, थोड़ा सा एक स्टेप एक लेवल ऊपर होती है। इसके लिए उनको सॉल्व करते हैं। आप इनको सॉल्व कर लिए तो आपके जो नॉर्मल एमसीक्यूज़ हैं वो आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, कुछ हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पे अपना टाइम हम नहीं देंगे। जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि a ray of light incident at an angle theta on a refractive face of a prism emerges from the other face normally. If the angle of the prism is 5 degree, then the prism is made of a material of refractive index 1.5. The angle of incidence is। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है प्रिज्म एंगल इज़ 5 डिग्री। 5 डिग्री बोले तो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म में आ गए। स्मॉल एंगल प्रिज्म में इसकी गिनती हो जाएगी। स्मॉल एंगल प्रिज्म में मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल एंगल्स के लिए आपका जो अप्रॉक्सीमेशन रहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे। अब एक कंडीशन और दिया हुआ है कि ये बाद में नॉर्मल निकलती है, मतलब ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 है, ये 5 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। मेरा बीटा कितना हो जाएगा? ये 5 डिग्री हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आया? ये 90, ये 5 दिया हुआ है तो ये मेरा 85 हो गया। ये 85 हो गया तो बीटा मेरा, क्योंकि ये मेरे नॉर्मल है, नॉर्मल है ये मेरा, तो ये मेरा 5 डिग्री हो गया। ये आपको थीटा पूछा गया है, तो ठीक है चलिए स्नेल सा लगाते हैं। क्या है? म्यू साइन थीटा, मतलब 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन बीटा। साइन थीटा की जगह आपने थीटा रख दिया। थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू बीटा। बीटा हमने निकाला हुआ है 5 डिग्री है। थीटा क्या हो गया? म्यू क्या है? 1.5 है, तो 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो इसका एक आंसर आ गया 7.5। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? आपको देखना था कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म इज़ 5 डिग्री है, काफ़ी स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो आपको स्मॉल एंगल प्रिज्म के सारे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। शॉर्ट पल्स ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब at a normal incidence. After traveling to the slab, the first color to emerge is। अच्छा, तो देखिए इसका कैसा है कि स्लैब में, एक स्लैब ऐसे है मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी ये जो एक रे तो एक ही आ रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी बॉल से समझ लीजिए। ठीक है, अब अंदर जाके क्या हो रहा है, यहाँ के 10-15 बॉल, यहाँ मान लीजिए 7 बॉल्स आ रही हैं अंदर जाके, लेकिन क्या हो जा रहा है कि जो 7 बाहर तो इनकी बॉल्स की स्पीड सेम है, बट जब अंदर जा रहे हैं तो इन बॉल्स की स्पीड अलग अलग हो जा रही है। बॉल्स की स्पीड अलग अलग हो जा रही है, इसका मतलब जो निकलने वाला टाइम रहेगा, जिसकी ज़्यादा रहेगी सबसे पहले वही निकल आएगा। अब किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है? देखिए लाइट में आपको मालूम है 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, YOR, ये वॉयलेट हो गया और ये हो गया रेड। अच्छा, रेड की जो लैम्डा है ये सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट, ये आपको याद रखना है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट, लैम्डा लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। लैम्डा बढ़ गया, V बढ़ गया, इसका मतलब रेड वाली सबसे पहले निकल के आ जाएगी। ये भी गौर ध्यान रखिए, रेड सबसे बॉटम में होता है, मतलब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस द यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस द इमेज। अच्छा, ये ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए dv/dt अगर आप निकालेंगे तो ये आप इसी तरह इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए।
डी वी बाई डी टी निकाल लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी, और एक डी टू बाई डी टू टू निकाल देंगे तो ये एक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए डी टू वी अपॉन डी टी टू, ये एक यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ये यू पे भी वेरी कर रहा है जो कि चेंज होती रहेगी। डी वी बाई डी टी पे भी डी वी बाई डी टी पे वेरी कर रहा है, वी स्क्वायर पे भी वेरी कर रहा है। तो ये इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो वो सही हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें गलत सही नहीं आएंगी, आप वो इक्वेशन में देख सकते हैं। रेनबो अगर आप पढ़ लीजिए बुक में, रेनबो का कुछ ये नहीं है। ओके, ये देखते क्वेश्चन। हाँ, यू आर गिवन 4 सोर्सेज ऑफ लाइट, ईच वन, ये भी इसमें भी देखिए विबग्योर का फंडा है। यू आर गिवन 4 सोर्सेज ऑफ लाइट, ईच वन प्रोवाइडिंग अ लाइट ऑफ सिंगल कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। सपोज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ येलो लाइट corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two media is 90 डिग्री। क्या है, सपोज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 90 हो गया। चलिए 90 हो गया मतलब क्या हो गया, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है ये। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जल्दी देख लेते हैं। देखिए कोई अगर मेरी लाइट की रे है ऐसे आई, ठीक है, और जो आपका मीडियम ये जो N1 है और ये N2 है, तो N1 ग्रेटर दैन N2 है, तो ये जो नॉर्मल से दूर भागेगी, ये नॉर्मल से दूर भागी है सर। ये आप ये एंगल बढ़ा दीजिए, एंगल आप इसमें बढ़ा दीजिए, तो ये एक केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी नॉर्मल, मतलब ये जो सरफेस है इसी के हो जाएगी पैरेलल। अब अगर इससे ज़्यादा आपने एक एंगल किया, बढ़ाया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो एक रे है, कोई भी रे है किसी कलर की, उसके लिए जो लाइट है, जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर उसी कलर की बात करता, तो उस कलर को अगर मैं थोड़ा सा एंगल, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थोड़ा इसको मैं और बढ़ा दूँ, तो सीधा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा है, हाँ ये कि ओके द बीम ऑफ ब्लू लाइट विल अंडरगो। अब देखिए येलो कलर का दिया हुआ उसने, ठीक है, एंगल येलो। तो देखते हैं येलो कहाँ पे है, VBGYOR, ये मेरा येलो हो गया, येलो हो गया, और ये मेरा हो गया रेड, ठीक है, येलो के नीचे रेड। अच्छा, जो जो ये क्या बोलते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द कलर, डिपेंड्स ऑन द कलर, क्योंकि देखिए सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए C/V। अभी हमने देखा V जो है रेड की सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे लोवेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोवेस्ट हो गया तो अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिंग पावर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो रे ज़्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए फिर से दिखाते हैं। अगर देखिए सेम मीडियम है, मान लीजिए कोई रे ऐसे हो रही है, इतना बेंड हो रही है, ठीक है, ये एंगल है, ये इतना बेंड हो गई, और अगर किसी दूसरी रे आ गई सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे दूसरी रे आई, तो अगर इस रे के लिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये जो है ज़्यादा एंगल से डेविएट हो जाएगी, ये ज़्यादा एंगल से डेविएट हो जाएगी। देखिए ये थोड़ा कम से डेविएट हो रही थी, और जो रेड वाली है थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो गई। ओके, क्लियर। तो अभी इसमें क्या बोलता है, देखिए इधर है। तो अब देखिए येलो के लिए वो 90 पे था, येलो के लिए एकदम 90 पे था, एकदम क्लोज में था। अब अगर मैं एक ऐसा कलर ले लूँ जो कि ज़्यादा डेविएट हो जाए, तो इस 90 से ज़्यादा डेविएट मतलब इसी मीडियम में आ गई, ये जो मेरा ये एंगल है ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो येलो से ऊपर कौन है, ब्लू के लिए मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब
इसकी जो रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा और बेंड कर देगा। इसका मतलब ब्लू कलर वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रेड वाले में नहीं होगा, क्योंकि रेड वाली जाएगी तो क्या हुई 90 है, तो 90 से तो कम पे जाएगी, रेड वाले के लिए नहीं होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस बी 1.5 इट विल एक्ट एज ए, भैया कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स ही रहेगा, चाहे आप इधर से देखो या उधर से देखो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम बहुत इजी है, मतलब काफ़ी इजी कर देता है आपके जो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं इस तरफ से देखूँ, मेरा ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ऐसे देखा मैंने, इधर से देखा, इधर से रे आ रही है, ठीक है, ये रे आई, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये इसका नॉर्मल हो गया, तो ये यहाँ पे रे मुड़ी, अब यहाँ पे मुड़ी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागेगी तो ये कन्वर्ज करती चली गई, यहाँ भी कन्वर्ज किया, यहाँ भी कन्वर्ज किया। अच्छा, अब इधर से रे आती है, प्लेन सरफेस से आती है, तो ये देखिए यहाँ तो सीधा निकल गई, यहाँ पे कन्वर्ज कर गई, तो ये कन्वर्जिंग ही है और कन्वर्जिंग ही रहेगा, चाहे मैं इधर से देखूँ या उधर से देखूँ। ये आप फोकल लेंथ के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। F = μ - 1 1/r1 - 1/r2 से भी आप लगा के देख सकते हैं। F आपका पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एक कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करेगा। ओके, आप लगा के देखिए जरूर, F लगा के, F के फॉर्मूले लगा के जरूर देखिए, सॉल्व कीजिए। ओके, द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय द आइनोस्फीयर इज सिमिलर टू, तो ठीक है, आप रिफ्लेक्शन बोल दिया है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन देखिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट प्रिंसिपल पे आधारित है। द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर इज शोन बाय PQ। ये देखिए PQ है, PQ फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल में ही जाएगी, क्योंकि किसी भी आपको मालूम है कोई भी कन्वेक्स है या कॉनकेव है, अगर पैरेलल टू आपकी जो ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जो रेज आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, तो जो भी रे फोकस से जाएगी ये बिल्कुल ये रिट्रेस करेगी लाइन अपने आप को। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल है, जो भी रे फोकस से होकर जाएगी वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो इसका आंसर ये 2 नंबर सही हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए टर्पेंटाइल इज हायर देन दैट ऑफ वाटर वाइल इस मास डेंसिटी इज़ लोअर। ठीक है, मास डेंसिटी लोअर है मतलब टर्पेंटाइन ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एयर हो गया, टर्पेंटाइन हो गई, वाटर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से ऑप्टिकल डेंसिटी हायर मतलब जो NP है, ये मैंने यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, म्यू टर्पेंटाइन जो है म्यू वाटर से बड़ा है, और म्यू वाटर आपको मालूम है म्यू एयर से बड़ा है। तो कोई भी रे आई, अब देखिए कोई रे आई, मान लीजिए 1 नंबर पे रे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आप बनाइए नॉर्मल बनाया आपने, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल की तरफ आ गई, गलत हो गया। ये देखिए ऐसे आई, नॉर्मल से दूर भागी, फिर क्या हुआ, यहाँ पे और नॉर्मल से दूर भाग गई, क्योंकि जैसे ही टर्पेंटाइन से वाटर में जाएगी ये दूर भागती चली जाएगी। तो जो दूर भागते वाली चीज़ें हैं, नहीं, यहाँ देखिए एयर से लेके जब टर्पेंटाइन में आएगी तब बेसिकली, जब ये एयर से टर्पेंटाइन में आई तो थोड़ा सा स्ट्रेट करेगी, लेकिन फिर बाद में स्ट्रेट करेगी। तो ये मेरे ख्याल से ये सही, ये तो एकदम स्ट्रेट आ गई तो गलत हो गई। ये वाली भी गलत हो गई, क्योंकि जब जैसे ही यहाँ से आई ये एयर और टर्पेंटाइन में, ये नॉर्मल से दूर जा रही है, जबकि इसको नॉर्मल के पास आने का है। तो जो नॉर्मल के पास आई फिर नॉर्मल से दूर भागी, वही ऑप्शन सही है। चलो ये कारवार छोड़ो। अच्छा, ये देखिए, देर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन द लेबोरेटरीज विच हैव अ नेगेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर इनटू सच मीडियम शैल फॉलो पाथ गिवन बाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन पाथ फाइंडर की एक बुक है फिजिक्स की, उसमें भी है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, उसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो देखिए नॉर्मल केस में क्या होगा, ये देखिए आई और ऐसे निकल गई है, तो ये होगा नॉर्मल केस में, तो यही सही लग रहा है, ये तो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स हो गया।
तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि ये देखिए, ये आपका, ये आपको फॉलो करना है, म्यू साइन आई शुड बी इक्वल टू, ये यहाँ पे एयर है तो 1 साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू साइन आर। अच्छा, साइन आई तो पॉजिटिव हो गया, 1 भी पॉजिटिव है। म्यू आपका नेगेटिव हो गया तो साइन आर को आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस होगा। समझ में आया कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ये तो मेरा स्नेल्स लॉ है, दिस इज़ द बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर जगह वैलिड होगा। ये मेरा पॉजिटिव है तो ये साइड भी पॉजिटिव होगी, बट म्यू दिया है नेगेटिव है तो आपको साइन आर नेगेटिव होगा। साइन आर नेगेटिव करना है तो आर को आपको माइनस आर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा देखिए, ये देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, नहीं आपको माइनस प्लस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो देख लेते हैं 1 मिनट। तो जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने एक रे बना दी ऐसे, और एक ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखते, ये हो गया, ये हो गया मेरा। अब ये देखिए, ये मेरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिसको मैंने आई बोल दिया। ये मेरा नॉर्मल से, सारे एंगल नॉर्मल से मेज़र किए जाते हैं, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, आई बोल दिया। अब देखिए, आई को मैं मेज़र कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नॉर्मल से मेज़र करते हैं। आर भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज ही मेज़र हो रहा है, तो आई और आर मेरे दोनों ही पॉजिटिव हैं। अभी मुझे इस आर को निगेटिव करना है तो मुझे क्लॉकवाइज मेज़र करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो ये वाली रे आ रही है, इसको मुझे इधर घुमाना पड़ेगा, तभी में जाके मेरा जो आर है वो निगेटिव होगा। जैसे निगेटिव हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें था कहाँ गया, हाँ यार। तो ये देखिए, ये कुछ ये वाला पार्ट देखिए, इसमें आर मेरा निगेटिव हो गया। निगेटिव क्यों हुआ? मैं भैया आई मैं ऐसा मेज़र किया, ये क्या डायरेक्शन होगी मेरी, ये डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बट आर को मैं नॉर्मल से, आर को मैं क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ, तो आर मेरा नेगेटिव हो गया। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है। MCQ 2, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर कंटेन्ड इन अ प्लेन ट्रफ व्हेन सीन फ्रॉम कोस्ट टू द एज ऑफ द ट्रफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक डिस्टॉर्टेड। अच्छा, डिस्टॉर्टेड तो दिखेगा ही, क्योंकि ये अब ये देखिए, इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। ये वाला पोर्शन मुझे थोड़ा ज़्यादा ऊपर दिखेगा, ये वाला पोर्शन मुझे कम ऊपर दिखेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन से होता ही ऐसा है। क्योंकि दोनों की जो बेंडिंग होगी, जो एंगल्स की, एंगल्स अलग है तो बेंडिंग भी अलग अलग होगी। तो ये ऐसा दिख रहा है तो ये टेढ़ा दिखने लगेगा एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा, या पता नहीं कैसा दिखेगा थोड़ा, लेकिन अजीब दिखेगा। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। अगर इस ऑब्जेक्ट से आपका कहीं हो सकता है, यहाँ की जो रेज़ हैं जा रही हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो ये आगे जा ही नहीं, इधर ही लौट जाए इस बाउंड्री में। तो कई सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो देखिए, इसके 3 ऑप्शन सही हैं, आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द पॉइंट्स ऑब्जेक्ट फॉर अवे फ्रॉम द एज मे नॉट बी विजिबल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से देखिए, अब आप बोलिए यहाँ से क्यों नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ से क्यों होगा? भैया, यहाँ से जो है, ये आपका जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है ना सरफेस, आपका सरफेस ये है, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस वाली रे के लिए कम होगा और इस वाली रे के लिए ज़्यादा हो जाएगा, जो यहाँ से आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये वाले पॉइंट्स हैं, जो फार वाले पॉइंट्स हैं, उनका ही होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनका सबसे बाद में होगा। इनका भी अगर हो गया तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर बोल दिया जाए कि अगर इसका, इस पॉइंट का ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो आपको कोई भी इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। तो पार्ट सी सही है, पार्ट बी भी सही है, क्योंकि द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द आई स्मॉलर देन द एक्चुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एयर, क्योंकि छोटी रहती है आपकी इमेज, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में देखना है तो एक इरोडो में क्वेश्चन है, उन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला है कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होगा कितना। तो डिटेल में आपको वहाँ पे मिल सकता है, इसका डेरिवेशन वगैरह काफ़ी डिटेल में है।
यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग आगे कंसेप्ट देखते हैं। 9.13 देखिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ABCD हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, अ पिन इज प्लेस्ड मिडवे ऑन द फेस AB, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फेस AD द पिन शैल, ए के पास में दिखेगी यार पिन। देखो, अगर आप देखो यहाँ से एक रे आई इस वाले सरफेस पे, ऐसे झुकी, ऐसे मुड़ी, और फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ी, ठीक है। तो ये हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? फ्रॉम द फेस AD से देख रहे हैं। तो ये हमको इन रेज को पीछे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये देख कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज हो रही हैं। क्योंकि अगर आप मुझे एक और रे बनानी पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ से बनाया मैं, थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया, चलिए देखिए देखते हैं। ऐसे आई और ऐसे हो गई। तो यहाँ पे अगर आपकी आईज़ हैं तो आपको इनको रे को पीछे करके यहाँ घुमाना पड़ेगा, तभी आपको देखेंगे। चलिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो एक अलग से पेज में ले लेते हैं। ओके, ये मेरी पिन है, ठीक है। चलिए, इसका काम हो गया। ये मेरी पिन है, यहाँ पे एक रे ऐसे आई, ऐसे करके ये अंदर की ओर आएगी, फिर क्या होगा, ये यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी। तो ये बाहर की ओर निकल रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं। अभी दूसरी जगह देखिए, दूसरी रे आई, दूसरी रे से आ गई और थोड़ी सी कन्वर्ज हुई। चलिए थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। से आ गई, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, सही है, स्ट्रेट हो गई यार। तो अब सही है शायद। एक मिनट, मैं इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। एक रे ऐसे बनाई मैंने, चलिए ऐसे बनाई, ऐसे आई, फिर अभी जो है अब सही है, ऐसे आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ से आई, अब यहाँ पे ये फिर करेगी थोड़ी सी कन्वर्ज, सॉरी, यहाँ से फिर डाइवर्ट होगी। तो ये ऐसे, तो ये रे एक ऐसे आई, एक रे ऐसे आई। तो ये रे को अगर आप पीछे घुमाएंगे तब जाके कहीं ऑब्जेक्ट आपकी इस वाली सरफेस पे ही बनेगी। थोड़ा सा फिगर अगर आप स्केल वगैरह लेके बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। या मेरा इसमें बन नहीं रहा है बढ़िया से, लेकिन ये इमेज आपकी यहीं पे कहीं पे पीछे की ओर बनती प्रतीत होगी। बनती तो प्रतीत ही होगी। देखिए, रियल इमेज तो नहीं बनने वाली है, ये भी आपको मालूम ही है। क्योंकि जैसे अगर आप देखिए किसी भी ग्लास स्लैब से अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम है, ऐसे करके आप इसका फिगर बना सकते हैं इजीली। आप घर में बनाएं तो आप देखेंगे कि ग्लास स्लैब से कभी भी रियल इमेज तो ऐसे नहीं बनती है। तो ये इमेज पीछे की ओर ही आपको घुमानी पड़ेगी, तो पीछे बनेगी। नॉट सीन एट ऑल इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है जब इस वाले सरफेस पे एडी पे जब ये रिफ्लेक्शन हो रही हो तो हो सकता है क्रिटिकल एंगल पे हो। क्रिटिकल एंगल पे अगर हो गई है तो ये इधर ही घूम जाएगी रे, फिर बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैंने ए बी पे क्यों नहीं बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एडी पर ही क्यों बोल रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि ए बी पे कभी नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, होगा तो एडी पर ही होगा। क्यों होगा आप थोड़ा देखिए। ओके, चलिए आगे फटाफट देखते हैं। और ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड कैन बी ब्रॉट क्लोजर टू द आई देन द नॉर्मल नियर पॉइंट। दिस रिजल्ट्स इन
देखिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। जो एंगल ऑफ सब्टेंड हो, जो एंगल सब्टेंड करता है वो बड़ा हो जाता है। इसको आप फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ओके, विल द फोकल लेंथ ऑफ एन आई, देखिए क्वेश्चन भी आप इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं कि रेड लाइट और जो ब्लू लाइट है उसके लिए सेम रहेगा कि अलग रहेगा। म्यू आपको जानते हैं, रेड के लिए म्यू क्या होता है, सबसे कम होता है। सबके सब म्यू के लिए होता है, रेड के लिए होता है, ब्लू के लिए उससे ज़्यादा होता है। तो आप जो है फॉर्मूले में लगा के इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। कहाँ गया? ओके, अनसिमेट्रिकल, ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले में लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एन अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस। विल द पोजिशन ऑफ द इमेज चेंज इफ द लेंस इज रिवर्ड? अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स है, पोजीशन चेंज नहीं होगी। आप जो है एफ़ वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट ही मिलेगा। क्वेश्चन इजी है, आप चाहे इधर से लगाइए, R1 से लगाइए या R2 से लगाइए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपकी एफ़ है, एफ़ विल बी सेम। आप देख लीजिए दोनों साइड से लगा के, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो ठीक है, इजी है, देख लेना कैसा है। इसको मैंने शायद सॉल्व करके रखा हुआ है 9.20। ये रे बाबा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। 9.20 देखिए, अगर एक ही एयर और वाटर का इंटरफेस है तो हमको मालूम है एच क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू वन इंटू H1। तो अगर तीन तीन इंटरफेस हो गए तो सिंपल आपको क्या लिखना है, H इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू वन H1 प्लस म्यू अपॉन म्यू टू H2 प्लस म्यू अपॉन म्यू थ्री H3। 3 हो या 10 हो, आप जितने हैं उतने आप बढ़ाते चले जाएंगे। ये ठीक है, अपरेंट डेथ विल बी लेस इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू वन इज इक्वल टू, ठीक है, आप तो कर सकते हैं आप इजीली। और ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। आगे देखते हैं, ये हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए ज़रा। फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ तो प्रिज्म। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है? मिनिमम डेविएशन कभी होता है जबकि जो मेरा इस वाली सरफेस, जो प्रिज्म का पहला वाला फेस है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो लास्ट वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस है, वो दोनों सेम हो जाएं, तब मेरा मिनिमम डेविएशन होता है। और ये जो लाइन है, ये देखिए, ये वाली लाइन अंदर वाली, ये पैरेलल हो जाती है इस वाले सरफेस के। तो जैसे ही ये लाइन हो गई पैरेलल सरफेस के, आप ज्योमेट्री लगाएंगे तो I माइनस आर इज इक्वल टू A/2 आ जाएगा। देखिए लगाइए, आर, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। अगर आई सेम है तो आर भी सेम हो गया। ये आई माइनस आर हो गया, ये माइनस आर हो गया, ये 180 माइनस ए, तो ज्योमेट्री है, सिंपली A/2 हो जाएगा। और ये देखिए, और दूसरी चीज़, ये तो एक ज्योमेट्री से ही आ गया। दूसरा जो ए होता है मेरा, वो R1 प्लस R2 होता है। ये देखिए, यहाँ मैंने कहीं निकाला हुआ है। यस, अगर आप ये वाला ट्रायंगल को लेंगे, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल अगर आप ले लें तो ये एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि ये कितना है, 90 माइनस आर है, ये भी मेरा 90 माइनस आर हो गया। तो ओके, तो 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर प्लस ए इज इक्वल टू 180। 90 180 कट गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, आर इज इक्वल टू A/2 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन लग जाएगी 1 sin i इज इक्वल टू √3 sin r। ओके, यहाँ देखिए i इज इक्वल टू ए आ गया, 1 sin i इज इक्वल टू √3 sin r आ गया, ये वाला। अच्छा, i इज इक्वल टू ए कहाँ से आया? देखिए, r इज इक्वल टू A/2 है, यहाँ पे r इज इक्वल टू A/2 लिख दीजिए, तो i इज इक्वल टू ए आ गया। i इज इक्वल टू ए जैसे ही आया, आपने ये इक्वेशन लगा दी। साइन ए की जगह आपने लिख दिया 2 sin A/2 cos A/2, इधर √3 sin A/2 sin A/2 sin A/2 कट गया, cos A/2 इज इक्वल टू √3 A/2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60, क्योंकि A/2 कितना होगा, 30, तो A 60 हो गया। फिर से देखिए, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आप याद रखिए कि जो एंगल ऑफ
इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंसी इक्वल होते हैं, और जो रिफ्लेक्श वाले हैं, जो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो आई सेम हो गया, आर सेम हो गया। अच्छा, ये लाइन हमेशा होती है पैरेलल टू द बेस, तो उसमें क्या होता है, आर इज इक्वल टू A/2 होता है। ये क्वेश्चन तो आप R1 + R2 इज इक्वल टू ए रहता है, तो वहीं से इक्वेशन I इज इक्वल टू A/2 आ गया। और दूसरा इक्वेशन हमने जो I और R बना के लिखा वो लिख दिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, ये आपने स्नेल्स लॉ लगा दिया, 1 sin I इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए आपकी नॉर्मल ये है, ये रे ऐसे आई, फिर ये रे ऐसे निकल गई, फिर ये यहाँ से निकल गई, ये आपके दोनों नॉर्मल हो गए। नॉर्मल से कोण आ रहा है, 1 sin इज इक्वल टू √3 sin R। आई इज इक्वल टू ए रख दिया आपने यहाँ पे, देखिए आई इज इक्वल टू ए रखा। ओके, साइन ए इज इक्वल टू √3 sin A/2। आर क्या है, A/2 है। भाई आपको आई की वैल्यू भी अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आप आई को भी लिख दो ए के टर्म्स में, आर को भी लिख दो ए के टर्म्स में, यही करना था आपको। आर ए के टर्म्स में यहाँ से आ गया, आई ए के टर्म्स में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया, बस रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।